जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशीर्वाद। यह कक्षा आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है, जिसमें आज हम साइंस कक्षा 9th का देखेंगे, जिसमें हमें खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में देखना है। और 8th में हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में। उसी से यह आज उसमें थोड़ा हायर लेवल पर जा करके आपको इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें मेन हमारा कौन कौन सा पॉइंट होगा। इसमें हमारा पॉइंट होगा फसल उत्पादन में उन्नति यानी इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, जो भारत में 1970-1960 के बाद जो सुधार किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर कहते हैं फसल की किस्मों में सुधार, जब यानी वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट किए गए, जब HYV सीड्स को जब भारत की फसल व्यवस्था में शामिल किया गया, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे फसल उत्पादन में मैनेजमेंट, जैसे द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये जब हमारी क्रॉप उत्पादन हो जाती है फिर उसके मैनेजमेंट रख रखाव के लिए जो हम काम करते हैं उस मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फसल है जिनको सब्जी वगैरह कोल्ड स्टोर वगैरह के बारे में आप देखते हैं कि बहुत सारी फसल को सालों साल आपको मिलते रहती है, क्योंकि सालों साल ऐसी फसल होनी नहीं चाहिए। कारण क्या होता है कि एक सीजन होता है किसी फसल का, और उस फसल वह सीजन से मिले तो वाकई अच्छा लगता है। अब मान के चलिए आपको 365 दिन आम खिलाया जाएगा, आपको पसंद पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और वही 2 से 3 महीने जो आम का पीरियड होता है, 4 महीने, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो यह क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन। और अब उसको लोग क्या करते हैं कि जैसे उसको कोल्ड स्टोर वगैरह में रख देते हैं, इन सब के माध्यम से उनकी जो अवधि होती है लंबे समय तक वह सस्टेन कर पाते हैं। उसी के बाद फिर हम देखते हैं पोषक न्यूट्रिशन। अब लोग ऐसे उत्पादक करने लगे हैं जिसमें आप देखते हैं 45 राइस वगैरह के बारे में, जिसमें आप देखते हैं कि फैट वगैरह निकाल दिया जाता है, आलू में से सुअर निकाल दी जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह निकाले, तो ये सारे फसल में गुणवत्ता के कारण है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें खाद के बारे में, मैन्यूअर के बारे में। इसमें भी आप देखते हैं कि बहुत ऐसे नॉर्थ ईस्ट में राज्य है जो अपने आप को सेल्फ मेड मैन्यूअर पे डिपेंड कर लिए हैं। और ये मैन्यूअर से क्या होती है, जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ाने का काम होता है। और ये मैन्यूअर से आगे चल के 2-4-5 साल अगर हम लगातार मैन्यूअर, अगर जो खाद जो होती है, अगर उसको हम लगातार अगर केमिकल वाले को यूज करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन गिर जाती है। ठीक है, तो उस चीज को भी देख करके लोगों ने, जो जैसे गाय वगैरह के गोबर वगैरह, इन सब चीजों को खेत में यूज करके ज्यादा उनको फर्टिलाइजर को अपने जो है कि गुणवत्तापूर्ण बनाने का फर्टिलाइजर का यूज कम करके जो प्रोडक्शन होती है उसको भी सुधार करके, और उसमें जो जितने भी बीज वगैरह होते हैं उनमें, या जो आप क्रॉप प्रोडक्शन देखते हैं, क्रॉप वगैरह जो आपकी होती है, फसल वगैरह होती है, उनकी गुणवत्ता में सुधार का भी काम लोगों ने करा है। फिर हम देखते हैं कि कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। या कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो आप देखते हैं कि लोगों द्वारा जितने भी घर के अपशिष्ट होते हैं, यानी आप देखते हैं कि खान पान से जो बचे हुए या चाय पत्ती वगैरह बचता है, या जितने भी हरे वेजिटेबल्स वगैरह, इन सबको कंपोस्ट करके वर्मी कंपोस्ट वगैरह खाद वगैरह बनाया जाता है, केचुए वगैरह, इन सब चीज़ों से भी। फिर उसी तरह से हम देखते हैं कि हरी खाद क्या होते हैं, ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं, जो सब्जी वगैरह का छिलका वगैरह होता है, इन सब चीज़ों को छील करके खाद का काम किया जाता है। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर से आप जानते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, लेकिन आने वाले समय में जो सॉइल्स है इनकी गुणवत्ता में क्या होती है? गिरावट होती है। जो मिट्टी है उनकी गुणवत्ता में गिरावट होती है। फिर हम देखते हैं फसल पैटर्न क्या होती है। तो आप देखते हैं कहीं कहीं पैटर्न इसकी, कहीं कहीं धान की जो होती है, जिसको हम लोग पेडी बोलते हैं, पेडी की कभी कभी 3 फसल उगाई जाती है, 3 फसल उगाई जाती है। उसी तरह से कहीं कहीं देखते हैं कि केवल गेहूं की फसल हो पाती है, या धान की फसल हो पाती है, गेहूं की फसल नहीं हो पाती है। कारण होता है कि बारिश होने के कारण जितने भी गड्ढे गुबड़ी होते हैं वो भर जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि खेतों में नमी बनी रहती है। तो नमी बनने के कारण अगर केवल नमी रहे तो गेहूं की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि आप उस जगह पे पानी लगातार भरा रहता है, तो गेहूं का बीज डालिएगा वो सड़ जाएगा, जिसके कारण से प्रोडक्शन आप गेहूं का नहीं कर सकते। इसी तरह से अलग अलग समय में फसलों की अलग अलग गुणवत्ता क्वालिटी को हम देखते हैं, और भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग फसल को उगाए जाते हैं और उनकी अलग अलग गुणवत्ता को शामिल किया जाता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? तो जब फसल होती है तो आप देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम के माध्यम से सरकार आपके गांव में एक पैक्स का अध्यक्ष चुना जाता है, एक पैक्स का नेता होता है, और उसके माध्यम से आपके अनाज को खरीद करके किसी भी एक
ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है जहां उस पर कीड़ा दीमक वगैरह ना लगे। लेकिन ये कहने की बातें होती है, दीमक भी लगते हैं, कीड़ा भी लगते हैं, अनाज भी स्पॉइल होते हैं, सब चीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहने के लिए होता है कि भंडारण सुविधा सरकार ने बहुत अच्छी कर दी। आगे देखिए फिर कहता है कि अनाज का भंडारण, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो अनाज खेतों से निकल जाती है फिर उसका आप स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करते पहले के ज़माने में ये मिट्टी के एक ऐसे मिट्टी का इस नुमा बना दिया जाता था, ऐसे करके मिट्टी का बना दिया जाता था और इस तरह से उसका मुख होता था और इसमें अनाजों को इसको हम लोग इसको जैसे मान के चलिए कि अनाज के रखने के लिए गांव में बेड़ी होती है ना, बेड़ी जैसे कि भूस वगैरह डाला जाता है, उसमें भी गेहूं को नीचे से भूस, साइड में भूस और बीच में गेहूं वगैरह डाल करके उसको डाल दिया जाता है। लेकिन यह माटी की कोठी होती थी, इसको कोठी कही जाती है, गांव में कोठी कही जाती थी। और यह कोठी में जैसे कि इसमें 1-2 कुंटल तो अनाज इसमें आ ही जाता था। ऐसे एक तरफ से अगर अच्छे किसान हैं, बड़े किसान हैं, तो एक तरफ से लेकर के अपने दरवाजे पर जो उनका द्वार होता था उस पर लगातार 10-20 कोठियों बनवा देता था, 20-30 को 40 कुंटल उसमें 50 कुंटल भर के रखते थे, बाकियों को बेच देते थे। क्यों? क्योंकि बड़ी परिवार होते थे, बड़े परिवार में खपत ज़्यादा होता था। अब जिनके घर महीने में अगर सिंगल फैमिली है, अगर कोई 4 बंदे घर में हैं तो आप जानते हैं कि 10 किलो आटा 10 किलो चावल में पूरा महीना लग जाता है। अगर बड़ा परिवार है जिसके घर में 17, 20 आदमी, 25 आदमी हैं तो उनके घर में कुंटल का कुंटल खपत होता है, क्योंकि मवेशी भी है, मवेशी को भी तो खिलाना पड़ेगा, केवल मनुष्य को तो खिलाना नहीं पड़ेगा। उन सबको खिलाते खिलाते उनमें ज़्यादा लगता है, तो कोठियों का भी निर्माण वो ज़्यादा करवाते थे। और ये पुराने ज़माने में होता था, तकरीबन आज से 20 साल पहले भी देखिएगा ना, 17-18 साल पहले भी यह व्यवस्था थी। क्योंकि हम अपने बुआ जी के यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ ऐसी कोठी, क्योंकि उन लोगों के यहाँ धान गेहूँ बहुत होता था तो इसी कोठी में लोग डाल देता था, ठीक है। और मिट्टी का कोठी होता था, उसमें सल्फास का 2-4 को गोटे, तो सल्फास नहीं मिलता, लोग जहर खा के मर जाएगा, इसलिए सल्फास नहीं मिलता है, वो जहर होता है, पॉइजन होता है, उसको खाने से लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉइजन होता है, उन पॉइजन को क्या कहते हैं, उनकी फसल को सुरक्षा के लिए जैसे आप देखते हैं कि फिनाइल वगैरह का गोटी भी डालते हैं तो कीड़ा ना लगे, तो सल्फास इसलिए डाला जाता था कि उसमें चूहे वगैरह ये सब अंदर ना है। कभी चूहा आया खा के तो मर गया, तो बदबू हो गया पूरा गेहूं में, पूरा चूहा चूहा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको देखते हैं। फिर देखते हैं हम उसके बारे में फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अनाज का भंडारण, फिर पशु कृषि यानी कैटल फार्मिंग जो करते हैं, इसमें क्या बेनिफिट है। तो इसमें भी अगर कैटल फार्मिंग में बेनिफिट देखते हैं तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैटल फार्मिंग, इसको भी भारत में 1970 के बाद वर्गीस कुरियन साहब द्वारा यह ज्यादा प्रमोट किया गया। जब व्हाइट रिवॉल्यूशन, पहले क्या था कि भारत में गाय जो होती थी ना, तो दिन भर खिया जा रहा है, ठोके जा रहा है, ठेले जा रहा है, 2 से 1.5 किलो दूध दुहा रहा है रात में, और दूध का कभी बिल्ली पी गया, कभी लड़का पीवे नहीं किया। तो कहने का मतलब उस प्रोडक्शन को बढ़ाया गया कि जर्सी गाय, अच्छी नस्ल की गाय, इन सब गाय को प्रमोट करके जो प्रोडक्शन थी उनकी प्रोडक्शन हाई की गई। अब वो गैया देने लगा 20 लीटर, मैया देने लगा, अब वो 20 लीटर सुबह, 20 लीटर शाम, 40 लीटर हो गया। अब बचवा कितना पिहन बुतरू, अगर 25 परिवार के बुतरू है तो एक टाइम के रखूं लोगा तो 20 लीटर बहुत हो जाता है। तो कहने का 1 लीटर में तो लीवर खराब हो जाएगा, आजकल के बचवा सब की लीवर कमजोर हो गया है, मोमोज खा लेगा, 4 प्लेट मोमोज खा लेगा, 1 लीटर दूध नहीं पिएगा, पेट खराब हो जाएगा। और तो देखिए ना फिर क्या कहता है, सही बात बता रहा हूं। आगे अब कुक्कुट पालन, इसको मुर्गी पालन कहते हैं, मुर्गी पालन कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। 45 दिन में बच्चा 1.5 किलो 2 किलो का हो जाता है। सब पॉइजन खिया के ठोक ठोक के इसको पॉइजन ठोक के इस टाइप का बनाया जाता है। और ये देखिए ना, पॉइजन खा और पॉइजन को आप खूब डेली खाते हैं। चिकन किसी को महीना में मिले 30 दिन तो 30 दिन पहल के खाएगा, उसमें कोई उपाय नहीं है भैया, ठीक है। तो यह सारे पॉइजन खा रहे हो आप पोल्ट्री फार्म में। जो कारण क्या है कि उसको लगातार इंजेक्शन पानी में दिए जा रहा है, 45 दिन में 1.5 किलो का हो जाता है। आपका बच्चा जब जन्म लेता है तो उस ससुरी के 3 महीना में वो घट जाता है वजन उसका, 3.5 किलो का जन्म होता है, 3 महीना में वो 7 किलो का नहीं होता है ना। ये मुर्गी के बच्चा को 3 किलो का बना दिया 50 दिन में, बताइए। तो इनमें क्या थोड़ा सुधार की जरूरत है कि जो प्रोडक्शन है इनकी, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़िया है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, इसको भी तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। आप भी लोग भी तो पूरा एकदम जोर शोर से जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब मम्मी पापा लोग तो जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत होता है कि यह कुक्कुट मुर्गी पालन जो है, तो स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी वेटेज है जनसंख्या का, उसको कंट्रोल तो किया नहीं जा रहा है। और आप देखे थे कि उसके बाद 8th क्लास में भी आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था कि 1810 के बाद, ध्यान दीजिएगा, या 1810 के बाद, 1810 या 1800 के बाद
ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जो जनसंख्या हमारी 1 अरब थी, यह जनसंख्या 1 अरब थी और ज्यादा नहीं। 1970 में यह जनसंख्या कितनी हो गई, उम्मीद कीजिएगा 1970 में महज 150 वर्षों में यह जनसंख्या 6 अरब हो गई, यानी 6 बिलियन हो गई। यह जनसंख्या 6 बिलियन हो गई। अभी तो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया। अब तो 8 अरब है, अभी टोटल 8 अरब है। ये जो जनगणना नया वाला होगा, हमको लगता है कि रेल जाएगा 9 में, रेल जाएगा 9 में। तो ध्यान दीजिएगा, यह जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है। अब जैसे देखे ना कि उसके बाद जैसे शाहजहां को देखे ना, आपको बताए थे कि शाहजहां 14वां बच्चा पैदा करने में उनकी पत्नी मर गई तो ताजमहल बनवा दिए। मतलब अब देखिए ना, सोचिए। अच्छा एक बात, 14वां बच्चा और 13वां बच्चा में माने हम प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम के प्रतीक में 2 बच्चा काफी था, उनको दर्द देने का क्या जरूरत था। तो 14 को क्या किया, तो ताजमहल बना। तो लोग कहा कि प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, मानते हैं प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम के प्रतीक में उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी। रियलिटी जानवर अगर देखा है तो कहता है अल्लाह द्वारा दिया गया, अल्लाह का चीज, हम अल्लाह के चक्कर में औरतों का जान ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहिए भाई। उनका भी अपना एक अपनी प्राइवेसी है, सब कुछ है। तो आगे देखिए ना फिर क्या कहता है अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। अब अंडा का उत्पादन कैसे होता है कि जैसे बहुत सारा मुर्गी को जैसे इस तरह से देखिएगा, खंड बाई खंड कैसे करता है। हम देखे थे, इस बार गए थे गाँव में, इस तरह का एगो बना दिया, इस तरह का बना दिया, इस तरह का बना दिया, और साइड में यहाँ पे ढुलकाव टाइप का ऐसे बना दिया, और यहाँ पे अंडा गिरा, ढुलुक करके यहाँ गिर गया, ढुलुक करके। इसमें भी मुर्गी, इसमें भी मुर्गी, इसमें भी मुर्गी, और ये मुर्गी का भरा हुआ है, गचा हुआ है, यहाँ से लेके ऐसे लेवल गचा हुआ है। जैसे हॉस्टल में छौड़वा से नहीं पड़ल, कभी देखते नहीं है, 3 इडियट में नहीं देखे थे कैसे खन पर खत, खत पर खत डाल करके। तो उसी तरह से क्या होता है कि यह जो चलता है, यहाँ पे झमेला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि यह यहाँ पे क्या होता है कि मुर्गी को भी ऐसे ही डाला जाता है, उससे अंडे निकलते हैं, और फिर अंडे जो है एक ट्रे टाइप के निकल करके और नीचे पैक करने के लिए वहां पे होता है। तो उसी को अंडा पालन जो कहा ना, पशु कृषि, इसके नीचे देखे कुकुट मुर्गी पालन, उसके नीचे अंडों का ब्लॉडर तथा उत्पादन, एग एंड वही है ब्लॉडिंग और प्रोटेक्शन। छोड़ दीजिए। फिर कहा मत्स्य उत्पादन या मछली पालन किस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद समुद्री मत्स्य की, और जो मछली है ना, इसमें मांगुर मछली कभी मत खाइएगा, करियकवा जो भौरवा होता है ना इतना चुके, वो कहियो नहीं खाइएगा। काहे मालूम है, कारण है वो चाइना का मछली है, भारत सरकार बंद कर रखी है। वो मछली का खाता है आप जानिएगा, जितना गंदगी होता है ना, मुर्गा का पचौनी तहादु खा जाता है। मुर्गा जो होता है ना, उसका अचौनी पचौनी सब मांगुर मछली खा जाता है। लोग तो ले लेता है, 110 रुपये किलो देता है, ले लेता है, लेकिन वो जितना मुर्गा जो आप लोग खाते हैं ना, मुर्गा का अचौनी पचौनी लेदरी जो होता है वो सब खाता, चबा चबा के खा जाता है मांगुर मछली। ठीक है, आगे देखिएगा। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे मत्स्य उत्पादन, मछली पालन, एक मिनट आराम से। फिर उसके बाद देखिएगा समुद्री मत्स्य की, यानी मैरीन फिशर्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हम अंततः स्थलीय मत्स्य यानी इनलैंड फिशर्स के बारे में, तो हम देखेंगे अंततः में स्थलीय मत्स्यिकी के बारे में देखेंगे। उसके बाद मधुमक्खी पालन के बारे में। यह सारी घटना हम इसमें देख रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चले हुए हैं, मतलब वो पढ़ाने के लिए आपको दिए हुए। ठीक है, तो यह चैप्टर 15 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। और इससे पहले क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने चैप्टर 1 में क्लास 8वीं में भी इसके बारे में पढ़ा था। नहीं पढ़ा था तो 8 क्लास का वीडियो डला हुआ है, आप वहां से जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं, इच्छा हो तब, इसके लिए कोई दबाव नहीं। देखिएगा, तो थोड़ा हम चर्चा चालू करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कहते हैं, जब भारत में HYV सीड्स को अपनाया गया था, हम वहां से ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इस पाठ की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें देखिए क्या कहा। इसमें कहा ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इट इज द प्रोवाइड व्हेन एग्रीकल्चर टू द कंट्री वाज converted into industrial systems due to the adaptations to modern methods and techniques like the use of the high yielding variety। तो HYD का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसमें कहा हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, जिसको HYV कहते हैं। या सीड्स होता है, HYV सीड्स होता है, सीड्स मतलब बीज होता है। ठीक है,
उसी चीज को कहा। और ट्रैक्टर्स, इरिगेशंस, फैक्ट्री, उसके बाद फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये सारे चीज उस समय 60-70 के दशक में भारत में अपनाए गए, जिससे भारत की प्रोडक्शन दोगुनी हो गई। कारण क्या था कि हमारे जैसे भूखा नंगा परिवार, हम लोग जो थे ना, हम लोग जैसे भूखा नंगा परिवार थे, तो हम स्थिति गड़बड़ हो गई थी। 1962 में ससुरी के चाइना ड्रैगन कूद गया हम पर। हमारे यहाँ नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, और हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू चाचा चक्कर में थे कि हम तो भाई भाई है, चाइना हम, और हु का किया कि डेब गया हम पर उधर से। करारी हार का सामना हमको करना पड़ा चाइना से। 1962 में हम चाइना से युद्ध लड़े। हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो रूस, जो आप जानते हैं, रसिया जो आज पूरा हिलाए हुए है यूक्रेन को, तो हमारी मदद रसिया ने करी, युद्ध विराम में भी उसने पहल करा। फिर उसी तरह से आपने देखा कि हमारे यहाँ की हमारी मैडम इंदिरा जी, शी वॉज आयरन लेडी, वह अमेरिका गई गेहूं लाने के लिए, और ससुरी के फटकल गेहूं दे दिया अमेरिका। वो ड्रैगन से कम चच्चा है उसका, ड्रैगन से वो कम नहीं है, अमेरिका ही चाइना से कम नहीं है, वो व्यापार धंधे के लिए करता है। क्या हुआ कि गेहूं फटका फटकाया, जो हम लोग जो अपने यहाँ से फटकन में जो गेहूं भेजते हैं, फेंकते हैं, वैसा गेहूं भेज दिया, जैसे समझा कि माल मवेशी को खाना है। हम लोग को माल मवेशी समझ लिया, गाय गोरू, माल मवेशी को खाना है। इंदिरा जी बेचारी आई, वो तो गेहूं फेंका गया। इंदिरा जी बेचारी आई, बहुत होशियार थी, बहुत होशियार थी भाई साहब। मैक्सिको में उतर गई, मैक्सिको से उसको ऐसे मैक्सिको में उतर गई, मैक्सिको में कही कि देखिए हम तो आए थे, ऐसी से बात है। मैक्सिको वाला मदद कर दिया, HYV सीट्स वहां से प्रोवाइड करवा दिया। चौपड़ लेके गई, उतर गई, चौपड़ नहीं था उनका, तो हेलीकॉप्टर होता है उन लोगों का। उतर गई, वहां से बीज प्रोवाइड किए, वहां से लाई भारत में, यहाँ पे जिसमें पंजाब, हरियाणा, इधर का उत्तर प्रदेश, ये सब बहुत ज्यादा उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो उस पीरियड को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया, हरित क्रांति उसी को कहा जाता है, ठीक है। जिस समय हमने अपनी उत्पादकता को बढ़ाया और हमारी फसल दोगुनी हो गई। तो फसल दोगुनी हो गई तो हमारे सामने तो एक चीज क्या हुआ कि हम खाए पिए बेचने पर आ गए, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो बेचने के लिए भी आ गए। तो अब इंदिरा गांधी सोची कि रुको, बहुत हो गया। 75 में परमाणु परीक्षण हो जाता है पहली बार भारत में, परमाणु संपन्न हम लोग हो जाते हैं। तो बड़का बड़का देश से कहता है कि नहीं, परमाणु रखने का अधिकार केवल 6 को है, बाकी सब निसल्ला है। भारत उस चीज को, ट्रीटी को ठुकरा दिया। एनपीटी वगैरह पढ़ना है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है अभी। एनपीटी वगैरह है, सीपीटीबी है, सीटीपीटी है, वो सब आगे चल के बड़े क्लास में पढ़ना है। तो उसके बाद भारत की सुदृढ़ता हुई, अब ग्रेन हम उत्पन्न करने लगे, अपनी जो गरीब जनता थी उसके पीछे। उसी समय 60 के ही आसपास छोटे कटके थे, नाम उनका याद है आप लोगों को? लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था कि उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान कहा, और कहा कि भारत में लोगों को या ऐसी कंडीशन है कि सप्ताह में कम से कम हर परिवार में हर लोगों को एक दिन भूखा रहना पड़ेगा। क्यों? इसलिए भूखा रहना पड़ेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी रहने वाले लोग हैं, वह एक दिन का खाना आप उनके नाम का छोड़ दीजिए कि वह उससे अपना पेट भर सके। क्योंकि बहुत गरीबी थी, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ। नाइंसाफी इसलिए हुआ कि हम उठे नहीं, भारत एक देश नहीं बना कि हई जो ससुरी के पाकिस्तानमा है ना, देव गया हम पे। कवाली आक्रमण 1948 में होता है जम्मू कश्मीर पर। भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, नेहरू जी पहुंच गए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट गए तो वहां रोक लगा दिया गया। वो जो आज पीओके वाला मुद्दा है उसी समय से अटका हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इसके बाद क्या हुआ कि 48 का युद्ध लड़े, 62 में चाइना कूद पड़ा है, ले पटक पटक के मारेंगे। अब पटक पटक के हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, चाइना भी आया
और चाइना के बाद फिर 1965 में पाकिस्तान से हमारी वॉर होती है। पाकिस्तान से वॉर होती है, पाकिस्तान के वॉर के बाद फिर 1971 में हम बांग्लादेश के युद्ध में कूद जाते हैं। भले हम जीत देते हैं, बांग्लादेश अलग राष्ट्र बन के उभरता है। फिर उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर होता है, जिसमें बहुत सारे हमारे आर्मी के फौजी शहीद हुए। तो ये सारी घटना आपके सामने होती है, जिसमें अब स्वाभाविक है कि अब एक तरफ से हम युद्ध में पैसे झोंकेंगे, हमारे सैनिक मरेंगे, तो हमारी तो अर्थ कमजोर हो गई ना जी। और सब दिन यही सब चाहा है, अमेरिका हो चाइना हो, पाकिस्तान को खूब कौड़ा दे देता है कुत्ता वाला। अब ससुर के नाते सूझता है पूछता है ना, भीड़ जाता है। 4 बार उसको पटक पटक के हम लोग मारे हैं पाकिस्तान को, अब फिर भी कहता है कि नहीं फिर हम लड़ेंगे। कितना लड़िएगा जी, दिवालिया घोषित हो गया, सरकार नुक्कल फिपल चल रहा है पाकिस्तान का है। वहां की जनता कह रही है ये बलूचिस्तान वाला कि हम इंडिया में मिल जाएंगे, इंडिया में मिल जाएंगे, भारत में मिलने के लिए तैयार है। बताइए, तो ऐसी हमारी परंपरा है कि हम सबको अपनाते हैं, उनको भी अगर चाहेंगे तो अपना लिया जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं। भारत का दिल बड़ा है, वो भी क्षेत्र अपना होगा, कभी पीओके भी होगा। देखिए आगे क्या होता है। इस सरकार अगर चाहेगी तो 2024 पर इनको जितवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार उलझ जाए पाकिस्तान से, पीओके ले आए अपने यहाँ। ठीक है, चलेंगे घूमने हम लोग, उधर ठंडा प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या होता है। चलिए इतना तक तो समझ में आ गया, आगे देखिए फिर क्या कहता है। फिर कहता है आगे कि भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज, लवण प्राप्त होते हैं, और इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत है, और अधिकांश भोजन पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which the required for body development। यानी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए। देख लीजिएगा, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन के बाद हमको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है, हाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है, फैट्स मतलब वसा होता है, इसकी जरूरत पड़ती है। विटामिन आप जानते हैं कि दवाइयों लेते हैं जब शरीर में कम जाता है, विटामिन की भी दवा लेते हैं। और मिनरल्स जो आपको ऐसे मिल जाते हैं, तत्व जो खाने पीने में, यह सारी चीज मिनरल्स में आप लोहा वगैरह का सब कुछ लेते हैं, यह सारी चीज आपको जरूरत पड़ती है। क्यों? आपके बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को ऊपर मतलब वृद्धि करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, उसी चीज को आगे देखिएगा। फिर कहता है हाँ कि रिक्वायर्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ, both parts and both plants and animals are major sources of food for us. We obtained most of these food from agriculture and animals husbandry। ठीक है, यह सब हमें प्लांट से, एनिमल से, इन सब चीजों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए। फिर कहता है अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों का क्षति न पहुंचाए, और इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों का अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, therefore it is the important that they should increase food productions without degradations our environment and disturbing the balances maintaining it. Hence there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry। ठीक है, आगे देखिएगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती यानी अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पशुधन संगठित कृषि प्रणालियां और अपनानी चाहिए, और उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, और इन सब चीजों को अगर हम अपनाते हैं तो हमको वहां पे क्या मिल जाता है, हमारे पोषक तत्व वगैरह वहां से भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, दूध पीते हैं आपको प्रोटीन मिलता है? विटामिन वगैरह मिलता है, और लेकर के क्या करते हैं,
झगड़ा झंझट नहीं कीजिएगा, ठीक है, शरीर का ग्रोथ होता है। आगे देखिएगा, अब हम देखते हैं उसके बाद फसल उत्पादन में उन्नति या फसल उत्पादन में उन्नति है, यानी अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंप्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्ड्स क्या होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। कहता है कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। यह सारे तत्व जो है जिससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, ठीक है। उत्पादन में उन्नति, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, जिसमें कहा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, यानी हम देखते हैं उन सब चीजों को जिसमें यानी सीरियल्स सच एज वीट हो गया, राइस हो गया, मैज हो गया, मिलेट मतलब मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, एंड सोरगुन जिसको ज्वार बोलते हैं। इन सब में हमको क्या मिलता है, इन सब में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इन सब में हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, इन सब में हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कहता है दालें जैसे कि चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है। यह तो हमको लिखते चलिएगा, यह सारे हमको पता चला कि इनसे क्या होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, मक्का होता है, उसके बाद बाजरा, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कहता है जैसे दालें, जो दालें होती हैं इसमें हमको चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। इन सब से हमको क्या प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन हमको मिलती है, इन सब से हमको प्रोटीन मिलती है, याद रखिएगा, इन सब से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, और तेल वाले बीजों जैसे कि सोयाबीन, जैसे तेल वाले बीज की बात करते हैं, सोयाबीन की, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, अरंड हो गया जिसको अरंडी का भी बोलते हैं तेल, सरसों का तेल हो गया, सरसों अलसी हो गया, तथा सूरजमुखी, इनसे हमको फैट्स प्राप्त होते हैं, इनसे हमको फैट्स प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा बीट, गेहूं, राइस, चावल में देखा गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं ना, याद कभी सोचना, दिन में जब खाना उना खाते हैं तो हमको खाने के बाद नींद आती है, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, इसके कारण से हमको वहां पे नींद आती है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद कहता है कि सब्जियां, मसाले तथा फलों में हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अगर इसके बाद हम बात करते हैं मसाले जो खाते हैं, मसाले तथा फलों, फ्रूट से, इनसे हमको क्या मिलता है, इनसे हमको विटामिन तथा खनिज, विटामिन तथा खनिज प्राप्त होते हैं, मिनरल्स प्राप्त होते हैं, विटामिन तथा मिनरल्स हमको इससे प्राप्त होते हैं। चलिए, उसके बाद प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। इनसे हमको ध्यान दीजिएगा, विटामिन प्राप्त हुए, खनिज प्राप्त हुए, प्रोटीन भी प्राप्त होते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमको इनसे प्राप्त हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हमें इनसे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to a small amounts of proteins, carbohydrates and fat, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखिएगा, काम आता है कभी कभी। चलिए आगे कहता है चारा फसलें जैसे बरसीम, जई तथा सूडान, घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। इसी चीज को कहा, इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप्स फॉडर क्रॉप्स लाइक
बरसीम, ओट्स और सुडान ग्रास एंड राइज एज अ फूड फॉर द लाइफ स्टॉक। ठीक है, लाइफ स्टॉक। आगे देखिएगा, विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी तापमान तथा दीप्ति काल यानी फोटो पीरियड्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। और दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है और पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है, जो सनलाइट होती है उस पर इसका डिपेंड करता है। आगे देखिएगा, different crops require different climate conditions, temperatures and photo periods for their growth and completions of their life cycles. Photo periods are related to the durations of sunlight, growth of a plants and flowerings are depending on sunlight. ठीक है, ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं? सनलाइट पे। ठीक है, लिख लिया इसको, मिटा दूं? धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, खरीफ ये हमने देख लिया, राबी फसलें इन सबसे हमको मिल गया, यानी गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें हैं। अब फसल को भी कुछ वैरायटी में बांटा गया है। ठीक है, जो फसल होती है उनको भी जैसे रबी, खरीफ इन सब चीजों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसको देखिएगा क्या क्या है। अगर हम रबी की बात करते हैं, रबी फसल की बात करते हैं, जिसमें से आप धान है, सोयाबीन है, उसके बाद अरहर है, चना है, मटर है, सरसों है तथा अलसी है। यह सारी रबी की फसल है, यह रबी फसल कही जाती है। ठीक है, इसी भी चीज को कहा पेटी कहा, सोयाबीन कहा, पिजेन कहा, पी कहा, मैजी कहा, कॉटन कहा, ग्रीन ग्रेन कहा एंड ब्लैक ग्रान कहा। यानी उसके बाद आर खरीफ क्रॉप्स वेयर एज व्हीट, ग्रेन, पीस, मस्टर्ड, लाइन। उसके बाद लिनसीड आर रबी क्रॉप्स, ये सारी रबी क्रॉप्स है। कहता है भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई और जबकि अन्य पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई। मतलब यह 1952 टू 2010 इसमें एग्रीकल्चर जो लैंड थी इसमें 25% की इंक्रीजमेंट हुई। 25% मतलब पहले कम था, मतलब जितना था मान के चलो कोई चीज 100% था, उसमें 25% अपने आप को और ज्यादा इंक्रीज करके जो बंजर भूमि थी या ऐसे भूमि थी उसको एग्रीकल्चर भूमि के तौर पर इसमें बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। और जो पैदावार थी, जो इसकी प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन या 4% या 4% या बढ़ाने का काम करा। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद क्या कहा, उसी चीज को कहा, इन इंडिया देयर हैज बीन अ 4 times increase in the productions of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in the कल्टिवेबल लैंड्स एरियाज। ठीक है, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रमुख गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। फसल की किस्मों में सुधार करना, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, इन सब में इसको किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं फसल की किस्मों में सुधार, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है फसल की किस्में या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है और उसके बाद कहता है संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं और यह संकरण अंतरा किस्मीय विभिन्न किस्मों में और अंतरा स्पीसीज एक ही जीन्स की 2 विभिन्न स्पीसीज में
अथवा अंतरा स्पीसीज विभिन्न जेनरा में हो सकता है। और फसल सुधार की दूसरी विधि एक ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना और इसमें परिणाम स्वरूप अनुवांशिकीय रूपांतरण फसल प्राप्त होती है। ठीक है, आज के लिए यह कक्षा आपकी इतना ही पे होती है, फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।